अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था हाइपरथायराइडिज्म, उसमें हमने ग्रेव्स डिजीज़ किया। ग्रेव्स डिजीज़ की हमने डायग्नोसिस की थी, इन्वेस्टिगेशंस, और मेडिसिन में आपकी जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट होती है उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। और ट्रीटमेंट में जो इन्वेस्टिगेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो TSH का लेवल होगा वो इन लोगों में जो है वो कम हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक की वजह से। सीरम जो आपका T3 और T4 के लेवल्स होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो होगी वो इनकी ज़्यादा हुई होगी। इसके अलावा जो है TSI का लेवल जो है, एंटीबॉडीज़, एंटी थायरोग्लोबुलिन, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़, ये सारी आपको ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एफनेक, थोरेसिक इनलेट, एक्सरे एंड ECG। ठीक है, तो ये सारी आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। जब आपसे इन्वेस्टिगेशंस का पूछा जाए तो आपने ये लिख देनी है। और अब हम ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो है वो किस तरह से वेरी कर रही होती है। ठीक हो गया। दिस इज़ एक्चुअली द रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। ऐसे लोगों में हम जब रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं तो वो इस तरह से जो है वो थायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो ब्लैक शो करता है उसको, कि मैंने जो है आयोडीन को ले लिया। जहाँ जहाँ पे आयोडीन जाती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन, और वहाँ वहाँ पे वो जो है वो आपको बताएगा कि ये जगह है जहाँ पे जो है हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये डिफ्यूज़ली एक बड़ा सा बना हुआ है रेडियो एक्टिव आयोडीन का। इस वजह से इस तरह से पता चलेगा ये ग्रेव्स डिजीज़ है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे छोटे छोटे नोड्यूल्स बने होंगे, दिस विल शो दिस इज़ अ मल्टी नोड्यूलर क्वाइटर। और जहाँ पे आपको सिर्फ एक जगह पे नोड्यूल मिलेगा रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक का, उससे आपको पता चलेगा दिस इज़ अ टॉक्सिक एडिनोमा। इसी तरह लेकिन जो बाकी जो हमारे होते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं हाइपरथायराइडिज्म की, लाइक जिसमें ट्रांसिएंट थायराइडाइटिस होता है, लाइक हैशिमोटो थायराइडाइटिस है, या दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, उनमें आपको जो है क्या मिलता है, कोई भी नहीं मिलती, मतलब कि वो अपटेक नहीं लेते। तो ये आपने याद रखना है कि किस तरह से वेरी कर रही है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। सो दिस इज़ द एक्सोफ्थेल्मोस। इसके अलावा ये डर्मोपैथी है, प्री टीबियल मिक्सेडीमा। ये इस तरह से हो जाता है बिल्कुल गैग्स की ओवर प्रोडक्शन की वजह से, जो कनेक्टिव टिश्यू की ओवर प्रोडक्शन की वजह से इस तरह से शो होता है, ऑरेंज पील लाइक अपेरेंस होती है इसकी। और इसके अलावा गोइटर। तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, गोइटर, डर्मोपैथी एंड द प्रोप्टोसिस विच इज़ एक्सोफ्थेल्मोस। ओके, अब हमने बात करनी है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट जो होता है हमारा, आप खुद सोचें कि क्या होना चाहिए। एक तो हमारे जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। दूसरा ये कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी में जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वो सब कुछ हार्ट जो है प्रॉब्लम हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, हीट इंटॉलरेंस हो रही है, ये सब कुछ। तो हमने इन दो चीज़ों को जो है ना सबसे पहले कंट्रोल करना है। मतलब यही हमारा गोल है ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले भी याद है कि हमने जो है वो जो पेशेंट की सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई है उसको सबसे पहले कंट्रोल करना है। बाद में हम जो है वो अपने थायराइड ग्लैंड को देखेंगे। तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी के लिए आपके पास जो है वो कौन सी ड्रग होती है। अगर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखें तो सबसे पहले वी हैव द बीटा ब्लॉकर्स। जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं, पैल्पिटेशंस, ट्रेमर्स, एंजाइटी, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, मसल वीकनेस, उन सबको हमने कंट्रोल करने के लिए, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करना है, उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे। बीटा ब्लॉकर्स में जो आपकी आती है वो प्रोपेनोल होती है, इनरॉल के नाम से वो हम देते होते हैं इन लोगों को। प्रोपेनोल, ठीक है, प्रोपेनोलोल, सॉरी प्रोपेनोलोल, वो हम दे रहे होते हैं। और अगर पेशेंट एस्थमेटिक होता है तो फिर हम प्रोपेनोल जो है उसकी जगह पे हम जो है वो नाइट्रेट्स देते हैं, सॉरी हम देते हैं वरापामिल। ठीक है, वरापामिल देते हैं विच इज़ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो हम दे देते हैं अगर पेशेंट एस्थमेटिक है, बिकॉज ही कैन नॉट टॉलरेट द बीटा ब्लॉकर्स। ठीक हो गया। तो जब हमारा पेशेंट सिंपैथेटिक एक्टिविटी उसकी नॉर्मलाइज हो जाती है, उसके बाद हम जो है वो एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, जो थायराइड एक्टिविटी ज़्यादा हुई है उसको कम करने के लिए। तो उसमें वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, वी हैव द मैथिमाजोल, वी हैव द कार्बिमाजोल, वी हैव द प्रोपाइल थायोरेसिल। अब जो प्रोपाइल थायोरेसिल होती है, पी फॉर प्रोपाइल थायोरेसिल, पी फॉर प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट फीमेल होती है, जो कि हमने डिस्कस किया कि ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो फीमेल होते हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें ये स्टेट ज़्यादा कॉमन होती है ग्रेव्स डिजीज़ की। तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उनको हमने प्रोपाइल थायोरेसिल देनी है। अब आपके जो इरफान मसूद है उस पर लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर हम जो है वो पेशेंट को प्रोपाइल थायोरेसिल देते हैं, क्योंकि जो मैथिमाजोल है दैट इज़ टेराटोजेनिक। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम मैथिमाजोल देते हैं। क्योंकि जो पेशेंट होता है, अगर जो प्रोपाइल थायोरेसिल होता है वो हमारे जो लिवर होता है उसके लिए टॉक्सिक होता है।
लिवर फेलियर करवा सकता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम प्रोपाइलथायोरेसिल देते हैं, सेकंड और थर्ड में हम जो है मेथिमाजोल देते हैं, क्योंकि प्रोपाइलथायोरेसिल जो होता है वो लिवर फेलियर करवाता है और लिवर तब तक बच्चे का बन चुका होता है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और इस वजह से हम उसको जो है वो बाद में मेथिमाजोल से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया। और जो एफिब होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी होती है और पेशेंट की जो है वो हमने ECG करवाई, हमें एफिब मिल गया और पेशेंट को बहुत सारा टैकीकार्डिया हो रहा था, तो अब वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क हो सकता है उसके अंदर, तो इस वजह से हम बीटा ब्लॉकर्स के साथ साथ डाइजॉक्सिन और वारफेरिन ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम करते जा रहे थे, लेकिन बीटा ब्लॉकर से और हमारे जो एंटीथायरॉइड ड्रग्स हैं उनसे हमारा ट्रीटमेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, जिसमें वी हैव द रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। ये हम पेशेंट को देते हैं। ये जो होती है ये एक्चुअली हमारी जो है वो जो थायरॉइड टॉक्सिकोसिस वाली कंडीशन होती है उसमें क्या करता है कि थायरॉइड फॉलिकल सेल्स जो होते हैं, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, उनको डिस्ट्रक्शन कर देता है। ये रेडियो एक्टिविटी होती है एक, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो थायरॉइड फॉलिकल्स से होते हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी, और फिर ये जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन ये प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली हम नहीं देंगे क्योंकि रेडिएशंस हैं एंड इट कैन बी टेराटोजेनिक। ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग में हम इसको नहीं देंगे। और फिर आता है हमारा कि सर्जिकल। फिर जब हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाती है, हमारी रेडिएशन थेरेपी फेल हो जाती है, तो ऑब्वियसली हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी में भी हाथ सब टोटल थायरोइडेक्टमी। ठीक है। और जो सब टोटल थायरोइडेक्टमी होती है, इससे पहले हम जो है पेशेंट को ओरल पोटेशियम आयोडाइड देते हैं ताकि वो हमारी जो ग्लैंड है उसकी वैस्कुलरिटी, उसके साइज़ को, उसके हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम कर दे। जब ये पोटेशियम आयोडाइड दे देते हैं उसके बाद हम सर्जरी करते हैं विच इज़ सब टोटल थायरोइडेक्टमी, और थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। जो बातें बता रही हूँ उस पर फोकस करना है, बाकी चीज़ें जस्ट रीड कर लेनी है। ट्रीटमेंट। अब इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए कि हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। वी हैव द बीटा ब्लॉकर्स, वी हैव द एंटी थायरॉइड ड्रग्स इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइलथायोरेसिल। फिर हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है उसकी, और इसके अलावा सर्जरी है सब टोटल थायरोइडेक्टमी। ठीक है। ये हमारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अब हम इनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किन लोगों में क्या देना है, वो हम डिस्कस करने लगे हैं ट्रीटमेंट में। सबसे पहले वी हैव द बीटा ब्लॉकर। सबसे पहले हमने पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देनी है। कोई भी कॉज है हाइपरथायरॉइडिज्म की, हमने ये देखे बगैर उसको बीटा ब्लॉकर दे देनी है, क्योंकि वी नाउ दैट देयर इज अ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। फिर हमने देखना है कि पेशेंट नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है या प्रेग्नेंट फीमेल है। ठीक है। अगर तो वो नॉन प्रेग्नेंट है तो फिर हमने सबसे पहले जो है वो बीटा ब्लॉकर के साथ साथ मेथिमाजोल देनी है, बिकॉज वी नाउ दैट प्रोपाइलथायोरेसिल जो है वो हम प्रेग्नेंट फीमेल्स में देते हैं। तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स के साथ मेथिमाजोल दे सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 to 8 वीक्स के बाद हम मेथिमाजोल जो है वो कंटिन्यू रखेंगे 1-2 साल तक, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स को आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ कर देंगे। ठीक है। क्योंकि इनको आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करना होता है, और मेथिमाजोल जो है वो हम देते रहेंगे 1-2 साल तक। ठीक है। और फिर इस 1-2 साल के अंदर हमने क्या करना है, कुछ मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग में क्या है कि हमने हर 3 महीने जो है पेशेंट के जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने हैं, और हर साल हमने जो है पूरे 1 साल के अंदर जो है उसकी थायराइड स्टिमुलेटिंग जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके लेवल को मेजर करना है। अगर 1 साल बाद हमने मेथिमाजोल देते रहते 1 साल बाद हमने देखा कि उसकी थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एब्सेंट हो गई हैं, मतलब ख़त्म हो गई हैं, तो सिम्पटम ख़त्म हो गए हैं, तो हमने डिसकंटिन्यू कर देनी है थेरेपी, ख़त्म कर देनी है। लेकिन अगर जो है वो अभी तक एंटीबॉडीज़ हमें मौजूद मिल रही हैं, तो हमने 1 साल और मेथिमाजोल देनी है, या फिर हमने रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी की तरफ जाना है। ठीक हो गया। अब दूसरा हमारी प्रेग्नेंट फीमेल आ जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल भी हम बीटा ब्लॉकर्स वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन साथ में मेथिमाजोल की जगह पे प्रोपाइलथायोरेसिल देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद साथ में उसको जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी कंसल्ट दे देते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन थेरेपी, ये आपने करनी है कि हमने ये वाली थेरेपीज़ किन लोगों में करनी है। जो लोग बूढ़े होते हैं, ठीक है, एल्डरली पेशेंट्स, उनके अंदर हम रेडिएशन थेरेपी को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई एज सच रिस्क्स नहीं होते। ठीक है। इसके अलावा हम जो है सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल छोटा सा बना हुआ है, एक इधर बना हुआ था, उसको हमने रेडिएशन के साथ ख़त्म कर दिया। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा वो जो कि जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस किया, मेडिसिन देते जा रहे थे और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए थे, लाइक उनको एक ग्रैनुलोसाइटोसिस स्टार्ट हो गया था। ठीक है। मतलब उनके मेडिसिन्स या तो फ़ायदा नहीं हो रहा था मेडिसिन का, या उनके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए थे, लाइक यहाँ लिखे हुए हैं यहाँ पे
तो उन लोगों के अंदर जो रेडिएशन थेरेपी हम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है, हमने सबसे पहले नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, सबसे पहले बीटा ब्लॉकर से साथ उसको जो है वो स्टेबलाइज़ किया, ठीक है। फिर हमने देखा प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है तो उसको जो है प्रोपाइल थायरोसिल की तरफ ले गए, और अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो बीटा ब्लॉकर के साथ हमने मेथिमाजोल स्टार्ट की, और बीटा ब्लॉकर जो है 4 to 8 वीक्स के बाद तक हमने टेपर ऑफ कर दिया, और मेथिमाजोल को 1-2 साल तक हमने रखा। 3 महीने तक हमने जो है हर 3 महीने जो है TFTs करवाए, और हर साल बाद हमने जो है वो उसकी एंटीबॉडीज़ का लेवल चेक किया, और उसके मुताबिक हमने जो है उसको या तो ख़त्म किया या फिर उसको कंटिन्यू रखा, या उसकी दूसरी ऑप्शंस की तरफ हम गए, रेडिएशन थेरेपी या सर्जिकल थेरेपी, ठीक हो गया। फिर आपका छोटा सा टॉपिक है थायराइड स्टॉर्म। इसके नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे भी हाइपरथायरॉयडिज्म थायरोटॉक्सिकोसिस की स्टेट है, लेकिन ये एक एमरजेंसी कंडीशन आ गई है आपके पास। एक पेशेंट आपके पास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेट के साथ, थायरोटॉक्सिकोसिस की स्टेट के साथ आ चुका है। दैट इज़ थायराइड एमरजेंसी कंडीशन, इट इज़ नाउन एज थायराइड स्टॉर्म। तो दिस इज़ अ रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, जिसमें क्या होता है, एक्यूट एक्सरबेशन हो जाती है ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म। और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होता है कि किसी पेशेंट को पहले से हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेट थी, लेकिन अब उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो गई, या उसको कोई स्ट्रेस स्टेट हो गई, लाइक उसके कोई अभी रिसेंट ट्रॉमा हुआ, या उसको सर्जरी हुई उसकी रिसेंट कोई, या इलनेस हो गई, ठीक है, या उसने चाइल्ड बर्थ की। ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेज होती है, थायरोटॉक्सिकोसिस की जो स्टेज होती है वो थायराइड स्टॉर्म की तरफ चली जाती है। फिर इनमें जो हमारी होंगी मतलब कि जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होगी उसमें वही होगा कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म की सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, लाइक फीवर, टेकिकार्डिया, कन्फ्यूजन, GIT सिम्टम्स लाइक नॉसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा। तो हमने इनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये हमारा मेन मकसद है इसको पढ़ने का, कि थायराइड स्टॉर्म के जो लोग आएंगे आपके पास मेडिकल एमरजेंसी के, आपने उनकी स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों को डिहाइड्रेशन हुई होती है डायरिया की वजह से, या वैसे उनको डिहाइड्रेशन की स्टेज में होते हैं, तो हमने उनको IV फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है। क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होगी, हीट इंटॉलरेंस होगी, तो हमने उनको कूलिंग ब्लैंकेट्स देने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमने उसको ग्लूकोज दे देना है, ठीक है। ये हमारी जो है स्पोर्टिव थेरेपी है। स्पोर्टिव थेरेपी के बाद हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको प्रोपाइल थायोरेसिल स्टार्ट करवाएंगे, हर 2 घंटे बाद हमने उसको देनी है, और प्रोपाइल थायोरेसिल के बाद हमने उसको आयोडीन देनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे निमोनिक भी बनाया हुआ है, PIBD। प्रोपाइल थायोरेसिल के बाद आपने उसको आयोडीन देनी है ताकि उसकी जो हार्मोन रिलीज़ है वो कम हो जाए, ठीक है। और फिर आपने थर्ड स्टेट उसके जो बीटा ब्लॉकर्स देने हैं ताकि वो उसका हार्ट रेट कंट्रोल हो जाए, और फिर 4th नंबर पे आपने उसको डेक्सामेथासोन देनी है ताकि जो है वो आपके पेरिफेरल जनरेशन जो है T3 T4 की वो कम हो जाए, और एड्रीनल सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। और फिर 5th नंबर पे आपने जो है वो उसकी जो एंटी थायराइड ड्रग्स है उनको स्टॉप करना है 1 to 2 वीक्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। मतलब कि अगर आपने रेडियो एक्टिव एब्लेशन थेरेपी करनी है ना, तो उसके 1-2 साल पहले, 1-2 हफ्ते पहले और 1-2 हफ्ते बाद आपने एंटी थायराइड ड्रग्स को स्टॉप करके फिर आपने ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से थायराइड स्टॉर्म को ट्रीट करना है। सबसे पहले हमारी जो है वो सपोर्टिव थेरेपी है, जिसमें IV फ्लूइड्स हमने दे दिया, ग्लूकोज दे दिया पेशेंट को, और उसको कूलिंग ब्लैंकेट्स दे दिए। फिर हमने जो है उसकी उसको एंटी थायराइड ड्रग्स दी, PTU दिया, ठीक है, प्रोपाइल थायोरेसिल, आयोडीन दी, फिर हमने उसको बीटा ब्लॉकर्स दिए, फिर हम उसको डेक्सामेथासोन दिया, और उसके बाद हमने उसकी रेडिएटिव जो करनी है थेरेपी, उसे 1-2 हफ्ते पहले और 1-2 हफ्ते बाद हमने जो है वो थायराइड ड्रग्स स्टॉप करनी है। ये वाला टेबल हमने कर लेना है। इसमें ये MCQs के लिए कि एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, सब टोटल थायराइडेक्टमी है, और रेडियो एक्टिव आयोडीन है। जो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं जिसमें वी हैव द कार्बिमाजोल, वी हैव द प्रोपाइल थायोरेसिल, इनको हम किन लोगों के अंदर देते हैं जो 40 ईयर्स से कम वाली एज के होते हैं। जो हमारी सब टोटल थायराइडेक्टमी होती है वो हम उसकी इंडिकेशंस क्या हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा इन्लार्जमेंट हुई है थायराइड ग्लैंड की, तब हम देते हैं, या ड्रग थेरेपी से कोई काम नहीं बन रहा यंग पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, या बार बार रिकरेंट थायरोटॉक्सिकोसिस हो रही है, ठीक है। तो इन केसेस में हमने सर्जरी करनी होती है। लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन हम किस में करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि एल्डरली लोग होंगे, ठीक है। रिकरेंस अगर सर्जरी के बाद बार बार हो रहा है तो हम सर्जरी के बाद किसकी तरफ जाएंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन की तरफ।
ठीक हो गया। या दूसरी कोई बहुत सीरियस इलनेस है तो ऐसे लोगों में हम एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं दे सकते, सर्जरी नहीं कर सकते, तो हम फिर इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। फिर एंटी थायराइड ड्रग्स जो होते हैं वो हम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देते, जिसमें कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल होते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दे सकते, लेकिन प्रोपाइल थायरोसिल दे सकते हैं। सब टोटल थायराइडेक्टमी जो होती है इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, पहले थायराइड सर्जरी हुई थी लेकिन दोबारा से जो है ना हो गई, अब फिर से थायरोटॉक्सिकोसिस स्टेट हो गई तो हमने दोबारा से नहीं करनी, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप क्या चाहती है कि मतलब इसकी वजह से जब हम सर्जरी करते हैं थायराइड की, तो आपको पता है वहाँ पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, तो पेशेंट की वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर पेशेंट जो है सिंगर है, लेक्चरर है, तो ऑब्वियसली हम सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है। और रेडियो एक्टिव आयोडीन जो आती है ये हम प्रेगनेंसी में और प्लान प्रेगनेंसी जो मतलब प्रेगनेंसी में हम रेडियो एक्टिव आयोडीन की तरफ नहीं जाते, यू नो दिस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। अब हम इसके यूक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म के। सो दीज आर वेरी मच इजी यूक्यूज़। इसमें आप देखें एक गर्ल है, सबसे पहले तो फीमेल्स में कॉमन होती है ये, और फिर क्या है कि उसको पैल्पिटेशंस है, इसके अलावा इरेगुलर पल्स है, उसकी एब्सेंट पी वेव्स हैं। हमने देखा तो उसको ट्रैमर्स थे, और इसके अलावा विजिबल स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक। तो ये सब कुछ आपको शो कर रहा है, ट्रेमर्स, पैल्पिटेशंस मींस दैट कि उसको जो है वो हाइपरथायरिज्म की स्टेट है, थायरोटॉक्सिकोसिस की स्टेट है। और विजिबल स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक शोज़ कि उसको गोइटर हुआ हुआ है, ठीक है। और वाइटल साइंस में देखिए उसको बीपी ज़्यादा हुआ है, पल्स ज़्यादा हुई हुई है, इसके अलावा टेम्परेचर, उसको फीवर भी हुआ हुआ है। तो अब हमने जो है उसकी विच रिदम एबनॉर्मेलिटी, कौन सी रिदम एबनॉर्मेलिटी होती है इन लोगों के अंदर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। और जो एब्सेंट पी वेव्स होती हैं ना, ये भी आपको बताती हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन है। और विच ड्रग यू वुड प्रेफर टू कंट्रोल हार्ट रेट, ऑब्वियसली बीटा ब्लॉकर्स होंगे, प्रोपेनोलोल आप दोगे। नेम 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज टू ट्रीट द अंडरलाइंग डिजीज़। सबसे पहले तो हम मतलब बीटा ब्लॉकर्स देंगे, कार्बिमाजोल है, प्रोपाइल थायरोसिल है, मेथिमाजोल है, एंटीथायराइड ड्रग्स हो गई। इसके अलावा आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन रेडियो एक्टिव आयोडीन वाला भी है, और इसके अलावा आपके पास सर्जिकल ऑप्शन भी है, सब टोटल थायरोइडेक्टमी। तो उनमें से कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आप लिख दोगे। फिर नेम 1 डर्माटोलॉजिकल एसोसिएशन, आपको पता है कि डर्मोपैथी होती है इसमें, प्री टीबियल मिक्स एडिमा, ठीक है। फिर ऐसे देखें ये वाला क्वेश्चन कि फीमेल है और जो है उसको पल्पिटेशंस हो रही है, इरेगुलर पल्स है, उसकी नेक स्वेलिंग है, मींस उसको क्वार्टर है, इसके अलावा प्रोमिनेंट बल्जिंग आइज़ है, मींस उसको एक्सॉफ्थेल्मोस है। तो फिर आपने रिदम एबनॉर्मलिटी बतानी है, और व्हाट आर द रिस्क, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, रिस्क कौन सी होती हैं इसकी वजह से, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, इस पेशेंट को क्या है, ग्रेव्स डिजीज़ है, थायरोटॉक्सिकोसिस है। क्यों, कैसे पता चला, गोइटर है, बल्जिंग आइज़ हैं, एक्सॉफ्थेल्मोस है, और बाकी सारे साइंस आ रहे हैं। 1 डर्मेटोलॉजिकल एसोसिएशन, पीडियल मिक्स एडिमा। फिर ये वाला हम कर लेते हैं, दिस इज़ एक्चुअली द 33 ईयर ओल्ड मेल। अब यहाँ पे मेल आ गया है, फीमेल नहीं है, लेकिन उसका क्या है कि उसका जो TSH लेवल है वो ज़्यादा हुआ है, और T3 T4 का लेवल भी ज़्यादा हुआ है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है, हाइपरथायरिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरिज्म में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो T3 T4 ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी की नेगेटिव स्टिमुलेशन जाती है, तो TSH कम हो जाता है। सेकेंडरी में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद TSH ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है, इसकी वजह से उसकी वजह से T3 T4 ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में जो प्राइमरी थायराइड हाइपरथायरिज्म के होंगे उनके अंदर हमें TSH का लेवल कम मिलेगा, और जो सेकेंडरी होंगे उनके अंदर TSH का लेवल ज़्यादा मिलेगा। सो यहाँ पे देखें TSH का लेवल्स भी ज़्यादा है और T3 T4 का लेवल भी ज़्यादा है, इट मीन दिस इज़ अ सेकेंडरी हाइपरथायरिज्म, ठीक है। अदर टेस्ट आप कौन से करेंगे, हमने बहुत से टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें भी अदर थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ हैं, रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक है, ठीक है, सीरम जो हमारे हैं थायरोग्लोबुलिन्स लेवल है, ECG है, और जिसको हम साइनस टैकीकार्डिया और एट्रियल फिब्रिलेशन चेक करने के लिए करते हैं। इसके अलावा भी ना उधर अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, एफनैक है, और थोरेसिक इनलेट एक्सरे है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये वाला भी आप देखिए, फाइन ट्रेमर्स है, एंशियस है, वार्म एंड स्वेटी पैल्पिटेशंस, हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है, वेट लॉस, सब कुछ आपको बता रहे हैं, दिस इज़ अ पेशेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। और डायग्नोसिस क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज बाय थायराइड टॉक्सिकोसिस, बिकॉज एट्रियल फिब्रिलेशन कैसे है, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, पैल्पिटेशंस है, पल्स जो है इरेगुलर है, ठीक है। उसके बाद व्हाट ड्रग्स यू गोइंग टू डिजीज़, ठीक है, वंस हार्ट रेट इज़ कंट्रोल तो एंटी थायराइड ड्रग्स आप दोगे उसको, जो है वो कार्बिमाजोल और प्रोपाइलथायरोसिल। फिर ये वाला अगर आप देखें तो इसमें भी वेट लॉस, पैल्पिटेशन, डायरिया, हीट इंटॉलरेंस, नर्वसनेस, फाइन ट्रेमर्स, स्वेटी पाम। तो ये सब कुछ आपको क्या बता रहा है, खुद ही पेशेंट ने बता दिया उन्होंने,
थायरोटॉक्सिक ग्रेव्स डिसीज़ है। तो 4 फिजिकल साइंस आपको क्या मिलेंगे? एक्सॉफ्थेल्मोस, डिफ्यूज गोइटर, dermopathy, फाइन ट्रेमर्स, इरेगुलर पल्स। इसके अलावा आपको जो आइज़ के मिलते हैं उसमें भी नाउ दैट लिड लेग साइन होता है। वी हैव द हमने वो आई में पढ़ा हुआ है, डल रिम्पल साइन, वॉन ग्राफिस साइन, स्टेबिक साइन, जोफ्रॉइस मोबिल साइन। ठीक हो गया। मैनेजमेंट आप लिखोगे स्टॉप यूजिंग द स्मोकिंग आपने कम कर देनी है, इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना जल्दी जल्दी, सॉल्ट फ्री डाइट देनी है, रीअश्योरेंस करनी है, और फिर बाकी जो ट्रीटमेंट है उसकी बीटा ब्लॉकर्स किस तरह से हमने देने हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वो जो मैंने आपको बताया ना बीटा ब्लॉकर्स मेथिमाजोल को किस तरह से टेपर ऑफ करना है, वो सब कुछ वो इसमें आप मैनेजमेंट में लिखोगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है दिस वन, ये आपका लास्ट है। 22 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, उसको पैल्पिटेशंस हो रही हैं। ठीक है। ट्रेमर्स है, स्वेटिंग है, पल्स रेट उसका बहुत ज़्यादा हुआ है, और थायराइड उसका लार्ज है, नॉन टेंडर है, और थायराइड ब्री आपको ऑडिबल है। तो डायग्नोसिस क्या होगी? दिस विल बी थायरोटॉक्सिकोसिस। और इसमें इन्वेस्टिगेशंस आपकी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? TSH लेवल है और सीरम T3 T4 लेवल है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक है। ठीक है। इनमें से 2 लिखते नहीं है। और 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो आपके क्या हैं? बीटा ब्लॉकर्स हैं, एंटी थायराइड, मतलब इसमें फार्माकोलॉजिकल ऑप्शन भी है आपके पास, सर्जिकल ऑप्शन भी है, और रेडियो एक्टिव आयोडीन वाला ऑप्शन भी है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूक्यूज़ जो कि आपके हैं उससे रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ।